हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आप देख भी रहे हैं। ट्रंप की ज़िद की वजह से दुनिया भर में मंदी का संकट एक नया आ रहा है। पिछले 100 साल में जितनी मंदी नहीं हुई है, उतनी बड़ी भयानक मंदी की ओर दुनिया जा रही है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, भारत की क्या स्थिति होने वाली है, क्या संभावनाएं हैं, सबको चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वक्फ बोर्ड वाला मामला है, हैदराबाद वाला मामला है और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए पूरा टॉपिक है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, मंदी क्या है और ट्रंप जो कर रहे हैं उससे दुनिया में क्या स्थिति होगी। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की घोषणा की। और उसकी वजह से हुआ यूँ कि 7 मार्च को दुनिया भर के शेयर बाज़ार में भारी गिरावट हुई। हालांकि ट्रंप की ज़िद की वजह से दुनिया जो है वैश्विक मंदी की ओर बढ़ती जा रही है, ये भी देखने को मिल रहा है, ये स्थिति देख रही है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहे हैं आप, भारत के तमाम अखबार, चाहे हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, सब में ये खबरें हैं। लेकिन आप देखिए दुनिया भर में क्या बातें हो रही हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं, ये जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जनवरी की बात है, उसके बाद से शेयर बाजार दुनिया भर की क्या स्थिति है और वर्तमान में जैसे जर्मनी का, चाइना का, यूनाइटेड किंगडम का, कनाडा का, यूनाइटेड स्टेट्स का, जापान का, किस तरीके से ये गिरा है शेयर बाजार में गिरावट की कई वजह हैं। क्या है वजह? ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, इस तरह से टैरिफ लगाने। और उसके जवाब में क्या हुआ, चीन ने जवाब दिया और चीन ने जवाबी 34% टैरिफ उल्टा लगा दिया। और ठीक है, और कहा है कि अगर अमेरिका ज़्यादा कुछ करेगा तो हम और टैरिफ लगाएंगे। और नतीजा ये हुआ है, इसका असर ये हुआ कि अब जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है कि हम चाइना पर 50% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये थ्रेटनिंग दिया है ट्रंप ने। अब पूरी दुनिया में इसी को कहते हैं ट्रेड वॉर। ठीक है, हर देश एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, लगा रहा है। भारत इस पूरे मामले में चुप है, शांत है, धीरे धीरे बातचीत कर रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो देखिए, इससे क्या संकट हो रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन की चिंता हो गई। टैरिफ की वजह से क्या होगा? टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मैंने पहले भी बताया आपको, जो आयात कर है उसको टैरिफ कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, मतलब बाहर से जो सामान भारत में आ रहा है, हम उस पर टैक्स लगा देते हैं कि वो सामान आएगा तो यहाँ महंगा हो जाए, ताकि यहाँ का जो सामान है वो ज़्यादा बिके, तो इसलिए उसको टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, तो टैरिफ क्या होगा? अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो उससे क्या होगा, अमेरिका में जो सामान जा रहा है, ठीक है, वो सामान वहाँ महंगा हो गया। इसके अलावा दुनिया भर में टैरिफ का ये अब खेल शुरू हो रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी इशारा कर दिया है कि वो भी टैरिफ बढ़ाने जा रहा है, लगाने जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, टैरिफ की वजह से सामान महंगा होगा, महंगा होने से क्या होगा, लोग खरीदारी कम करेंगे, क्योंकि इनकम तो उतनी ही है ना। इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है, डिमांड कम हो सकती है, कच्चे तेल की कीमतें भी गिरेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगा। भारत की क्या स्थिति है? भारत का जो डेटा है वो देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में। इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ हमारी तो कम होगी, साथ में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 5.76 बिलियन US डॉलर जो है ना वो कम होगा, ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से। और ये डेटा दिया गया। भारतीय जो इकॉनमी है उसकी ग्रोथ पिछले समय से, पिछले एक फाइनेंशियल ईयर से हम लोग देख रहे हैं कम है, 6 से 7% के आसपास ही रह गई है। जबकि हम सपना देख रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे और उसके लिए हमें कम से कम 10% GDP ग्रोथ रेट रखना हर साल ज़रूरी है। तो अभी तो 6 से 7% के बीच में हम हैं, ग्रोथ रेट घट के आ गए हैं। और अब इस टैरिफ वॉर के बाद, ट्रेड वॉर के बाद भारत की जो ग्रोथ रेट है वो ये अब कही जा रही है कि 5% पर आ सकती है। मतलब कि हम ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं करेंगे। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर खतरा ज़्यादा है, लेकिन उनकी तुलना में भारत में खतरा कम है, लेकिन हम
जो इस तरीके से हम विकास करना चाह रहे थे वो विकास हम नहीं कर पाएंगे, हमारा टारगेट पर असर पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से। और इसका असर हम लोगों ने देखा है 7 अप्रैल की, जब दिन भर जो शेयर बाजार डाउन हुए, हाहाकार मच गया भारत में भी। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि क्या मंदी आ रही है दुनिया में? देखिए, पिछली बार जो मंदी आई थी 2008 की बात है। उस समय जो मंदी आई थी वो ज़्यादातर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड था, और जो अभी क्राइसिस है वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को इफ़ेक्ट करेगा। कोई भी सेक्टर इससे अछूता नहीं रहेगा। और ये न्यूज़ देखिए आप, क्या है, जेपी मॉर्गन जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी है, वो ये कह रहा है कि मतलब बहुत ही सीरियस कंसर्न है, और ये कह रहा है कि अमेरिका जो है ना वो रिस्क में है रिसेशन के, यानी अमेरिका खुद मंदी की चपेट में आ सकता है, बहुत बड़े चांसेस हैं। दुनिया में इससे बड़ी अनिश्चितता, इससे बड़ी अनसर्टेनिटी पिछले 100 साल में नहीं हुई थी। अगर अगले 3 महीने में ट्रंप और अमेरिका अपने कदम पीछे नहीं खींचता है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो दुनिया भर में अमेरिकन इंपोर्टर दुनिया भर से सामान खरीदना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब टैरिफ लग गया तो जो भी सामान अमेरिका में जा रहा है तो वो जो सामान है वो महंगा हो जाएगा, और वहाँ भी लोगों की जो इनकम है वो एक तो लिमिट ही है ना। तो ऐसे में जब महंगा होगा तो क्या होगा, जो इंपोर्टर हैं, जो सामान वहाँ मंगवा रहे हैं जो कंपनियाँ, वो सब सामान दुनिया से खरीदना कम कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, और दूसरी बात एक और ही, कंज्यूमर भी सामान कम खरीदेगा। तो ऐसे में क्या होगा, दुनिया में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इससे दुनिया में आर्थिक तबाही आएगी। अगर ट्रंप रोल बैक नहीं करते हैं, यानी पीछे नहीं हटते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं रुकेगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है लगातार पूरे मामले में। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्यों आमदा हैं कि वो पूरी दुनिया एक तरह से आर्थिक मंदी के चपेट में आ जाए, लोग बेरोजगार हो ज़्यादा और गरीबी दुनिया भर में फैलेगी। देखिए अभी जो स्थिति है, ये ट्रंप ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में हम जितना टैरिफ लगा रहा है, मतलब उनको जो व्यापार घाटा है वो पूरा होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, वो चाह रहे हैं कि दुनिया भर के देश उनके शरण में आएँ और नेगोशिएट करें। कुछ लोग आएंगे भी, लेकिन ज़्यादातर जो देश हैं वो ये कहने नहीं जाएंगे। हालांकि भारत ने बातचीत शुरू की है, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है, भारत के विदेश मंत्री की, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये है कुछ लोग अगर वहाँ जाते भी हैं उनके पास, ठीक है, तो क्या होगा, ये कहेंगे कि भाई जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी जो व्यापार घाटा है उसको ख़त्म कर दो, ज़ीरो कर दो। तो ये भी कह सकते हैं, कई सारे देश जैसे वियतनाम है, उसने कह दिया है कि हम ऐसा करते हैं कि 0% टैरिफ कर देते हैं हम अपनी तरफ से, तो आप भी टैरिफ कम कर दो। लेकिन ट्रंप इससे मानने वाले नहीं हैं। टैरिफ आज दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे चीन का जो टैरिफ है वो एवरेज में कहेंगे तो 8 से 9% के आसपास है, जापान का 3% के आसपास है। अगर ये सब ज़ीरो भी कर दे तो भी ट्रंप मानने वाले नहीं हैं। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करो। आज जो है ना अमेरिका 1200 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट पे है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो खरीदता ज़्यादा है और बेचता कम है। ऐसे में उसको ज़्यादा डॉलर देना पड़ता है और कम डॉलर की इनकम होती। तो इसको कहता है हर देश से कि इसको बराबर करो, मतलब कि आप जो चीज़ें सप्लाई करते हैं जो दुनिया के देश, वो उसके सामान के दाम इतने घटा दीजिए कि 1200 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, ये मर्चेंडाइल है, मतलब ये जो गुड्स है यानी जो सामान है उसकी बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही इसमें। तो इतना कम कर दीजिए कि जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो ज़ीरो हो जाए। ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप को सर्विसेज की याद नहीं आ रही है, जिसमें सर्विसेज में जैसे जो सर्विसेज का क्या मतलब हुआ, जैसे दुनिया की बड़ी कंपनी है, कौन है, मेटा है, ओके, दुनिया की बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है जो कि विंडोज़ प्रोवाइड करता है, इंटेल दुनिया की बड़ी कंपनी है। तो वो सब क्या है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी, ओरेकल है, तो ये सब क्या कहते हैं, सब सर्विसेज देती है, ठीक है, दुनिया के तमाम देशों को। जैसे भारत में ही विंडोज़ जो हम लोग चला रहे हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में,
ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम जो मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड कर रहे हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो क्या है, ये सब सर्विसेज ही तो है। इससे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है और उसमें 300 बिलियन का उसके पास सरप्लस है, मतलब यहाँ सर्विसेज में फ़ायदा हो रहा है। तो चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है तो वो फ़ायदे में भी है, लेकिन ट्रंप को केवल मर्चेंटाइल ट्रेड ही दिख रहा है, मतलब कि जो गुड्स है उसी में दिख रहा है। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ रहे होंगे। तो दुनिया में अभी विरोध शुरू हो चुका है। जैसे कनाडा ने बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर कह दिया कि हम तो इसका विरोध करते हैं। चीन ने रिटेलिएट किया, चीन ने कह दिया कि आप अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं तो हम भी उसका जवाब में टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में स्थिति आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे आने वाले वक्त में यूरोप बहुत परेशान है। यूरोपीय देश कह रहे हैं कि हम तो दोस्त थे भाई, हम पर ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो। एक तो रूस से जाकर मिल गए, मतलब यूरोप का ऐसा मानना है यूक्रेन के मामले में, यूक्रेन युद्ध के मामले में, और दूसरी तरफ अब उल्टा टैक्स लगा रहे हैं। तो यूरोप अब ये सोच रहा है कि क्यों ना सर्विसेज पर हम रेसिप्रोकल टैक्स लगा दें, जो कि सर्विसेज पर अभी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, आने वाले वक्त में प्रोड्यूसर्स को, अमेरिका में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी नुकसान होने वाला है। अमेरिका में बेरोजगारी आने वाली है बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो वहाँ की जो जीडीपी है उसका 80 से 85% हिस्सा वो सर्विसेज से ही आता है। सर्विसेज का मतलब क्या, दुनिया की बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं वो वहीं की है। तो अब यूरोप जो है ना वो अमेरिकन सर्विसेज पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, अमेरिका में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका असर दुनिया में होगा। अब सवाल होगा, इतनी जो चर्चा की हमने आर्थिक मंदी के बारे में, तो क्या होता है, रिसेशन मतलब क्या हुआ, मंदी मतलब क्या हुआ। देखिए, मंदी या रिसेशन मतलब कि अर्थव्यवस्था का सुस्त पड़ जाना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय 2-3 तिमाहियों में घटने लगे तो इसको आर्थिक मंदी कहा जाता है। मतलब एक साल में, देखिए क्या होता है, जीडीपी क्या है, एक साल में देश में होने वाले जितने भी सामान बनाए जा रहे हैं, इसका सर्विसेज, उसकी टोटल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। अगर जीडीपी घटने लगे तो इसका मतलब है कि मंदी आ चुकी है। माइनस में अगर लगातार 3 क्वार्टर में हो गया तो मंदी कब आती है, और महंगाई का मंदी से क्या रिश्ता है। देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि आप कोई समोसा खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, और समोसा का दाम जो है 5 रुपये से 10 रुपये हो गया, तो हो सकता है आप समोसा खरीदना कम कर दें या फिर बंद कर दें। ऐसे में क्या होगा, समोसा या दूसरे सामान जो है ना, या फिर रेस्टोरेंट में आप जाते थे, अब महंगा हो गया तो अब आप वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, उस समोसा बनाने वाले और उस रेस्टोरेंट, उसके कारोबार पर असर होगा, और उससे जुड़े हुए जितने भी हैं, जैसे आलू, तेल की सप्लाई करने वाला, आलू की सप्लाई करने वाला, मसाले की सप्लाई करने वाला, उसका उत्पादन करने वाला, तो ये पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ऐसे में अगर कहीं एक जगह चोट लगती है तो फिर डायनेमो इफेक्ट होता है, मतलब पूरी व्यवस्था चरमराने लगती है, और इसी इफेक्ट से मंदी होता है। ठीक है, एक साइकिल है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ ना जाए, मंदी बहुत ज़्यादा भयानक ना आ जाए। अब इस मंदी से आम लोगों पर क्या असर होता है। देखिए, किस देश के मंदी चपेट में आने पर कई खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। निवेश का माहौल गड़बड़ा सकता है, उपभोग कम हो जाएगा, खरीद बिक्री में कमी आ जाएगी। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं, नौकरियां कम हो जाएंगी, लोगों का आमदनी कम हो जाएगा, जो उन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो चुका नहीं पाएंगे, और बहुत सारे लोग दिवालिया हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो दिवालिया हो सकती हैं। अच्छा, अगर बात हो कि अमेरिका में मंदी आई तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और उसके तार दुनिया से जुड़े हुए हैं, पूरा डायनेमो इफेक्ट वहाँ से शुरू होगा। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित होना है। जैसे मंदी की आशंका भर से ही अभी देखिए क्या हुआ है, भारत समेत दुनिया भर के जो शेयर बाज़ार हैं वो बहुत तेज़ी से गिरे हैं। जो डेटा भी मैं दिखा देता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है, वो जो डेटा है किस तरीके से शेयर बाज़ार जो है धड़ाम हुआ, और ये आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि अभी और भी शेयर बाज़ार गिरते रहेंगे। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं बीबीसी में,
ये इंडिया वाला नहीं है, ये लंदन वाले बीबीसी की ये खबर है। इज़ द वर्ल्ड हेडिंग इनटू रिसेशन? क्या दुनिया रिसेशन में चली जा रही है ट्रंप के एक फैसले की वजह से? अब देखिए, ट्रंप पर भी दबाव है और भारत फिलहाल अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा है। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की है और कहा है कि जो अपना ट्रेड की जो वार्ता है ना, वो पूरी जल्दी होनी चाहिए, और ताकि ये रेसिप्रोकल जो टैक्स लगाया गया है भारत पर 26% के आसपास, ठीक है, कितना है, 26% है, तो इसको कम किया जाए। तो इस पर बातचीत चल रही है अभी, लेकिन आने वाले वक्त में अभी जो ट्रंप का मूड देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि ये भिड़ने के मूड में है। और ये बात तो उनसे पूछी गई ट्रंप से कि भाई अगर दिक्कत बढ़ती है आगे आने वाले वक्त में तो क्या होगा, मंदी हो गई तो क्या होगा? तो इनका ये कहना था, मीडिया को इन्होंने कहा कि बड़े फ़ायदे के लिए छोटे मोटे झटके झेलने पड़ते हैं, लेकिन दुनिया भर के जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं भारत के भी, वो भी कह रहे हैं कि ये झटका आसान नहीं होगा। अमेरिका भी बर्बाद हो सकता है। पिछले 100 साल में इतनी मंदी नहीं आई जितनी कि इस बार आशंका जताई जा रही है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों, पसंद आए तो एक बार लाइक बटन दबा देना और शेयर कर देना अपने मित्रों को, दोस्तों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और शार्प लर्निंग ऐप पर आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं करंट फोर्स का। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो SSC रेलवे टीचर्स के लिए है, एग्ज़ाम के लिए, और एक है ISPCS मेंबरशिप प्लान जो कि करंट फोर्स की आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। पिछले 2 साल के कंटेंट मिलते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है, PDF, टेस्ट, वीडियो सब कुछ मिलता है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी UPSI के बैच के लिए। UPSI का बैच अवेलेबल हो चुका है शार्प लर्निंग ऐप पर, तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है और वो ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है और जल्दी ही क्लासेस उसकी शुरू हम लोग करवा देंगे, ठीक है। और भी कई सारे कोर्सेज हैं जैसे BPSC के, UPPCS के, ये सब बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहाँ के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया? आंसर होगा मित्र भूषण। मित्र भूषण जो अवार्ड है वो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिए जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराकुमार दिसानायके, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। और इसके बारे में ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर की यात्रा हुई है तो श्रीलंका के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते पर सिग्नेचर भी हुए हैं। इन सब के बारे में मैं कल के करंट फोर्स में डिटेल बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया? आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहीं पर अप्रैल में ये आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, बिम्स्टेक के जो तमाम सदस्य हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष, वो सब वहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। एक बार बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो कलरफुल दिख रहा है जितने देश, वो सब बिम्स्टेक के मेंबर कंट्री हैं। हिंदी में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसमें आप बंगाल की खाड़ी समझ रहे होंगे, तो बंगाल की जो खाड़ी है उससे रिलेटेड जितने देश हैं वो सब है, उन सब का एक ये पहल है, एक समूह है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बांग्लादेश में ढाका में है। 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? एक तो भारत है अपना, एक श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और ये थाईलैंड है। तो इतने सारे जो 7 देश हैं, ये सब इसके मेंबर कंट्री हैं। इस संगठन का जो गठन है वो 1997 में हुआ था और शुरुआत में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड का आर्थिक सहयोग के रूप में हुआ था। बाद में ये इसमें म्यांमार, नेपाल, भूटान शामिल हुए तो फिर बिम्स्टेक कहलाए। उद्देश्य यही है कि बंगाल की खाड़ी के तटीय जो तमाम देश हैं और इससे जुड़े हुए देश हैं, जैसे इधर ये लैंडलॉक्ड है फिर भी, तो वहाँ पर तकनीकी और आर्थिक सहयोग हो सके, ठीक है। और बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो देश शामिल है उसमें दुनिया की 22% आबादी रहती है, ठीक है।
इसके कई सारे क्षेत्र हैं जैसे कि व्यापार, निवेश, परिवहन, संचार, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीकी, मछली पालन, एग्रीकल्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, ये सब है, इन सब पर काम करते हैं। और साथ में ये जो संगठन है वो चीन पर एक तरह से नज़र भी बनाए रखता है। चीन जो है ना वो हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में घुसने की कोशिश काफ़ी रहती है उसकी। अभी हाल में जो बांग्लादेश में देखने को मिला है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ऐसे में अभी जो यूनुस हैं, जो वहाँ के सलाहकार हैं और चीफ हैं सरकार के, वो पिछले दिनों चीन गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत उलूल जुलूल बातें कही पूर्वोत्तर भारत के बारे में। कहा कि चीन जो है यहाँ पर नज़र नहीं रख रहा है। तो ये जो संगठन है ना, इसका उद्देश्य ये भी था कि चीन की जो यहाँ गतिविधियाँ हैं उस पर नज़र रखी जाए और यहाँ के देशों के साथ इतने मतलब संबंध इतने मजबूत कर लिए जाएं कि चीन यहाँ दखल ना दे, मुख्य तौर पर ये, ठीक है। तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किए, तो देखिए कौन कौन है। एक तो बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस हैं, ठीक है। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, दाशो शेरिंग टोबगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। म्यांमार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कहिए राष्ट्रपति या कहिए सेनाध्यक्ष, सब कुछ वही व्यक्ति है। ये इसका नाम क्या है, इनका नाम है जनरल मिन आंग हाइंग, ठीक है। इसके अलावा नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली हैं, ठीक। श्रीलंका के की जो प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या, ये वाली, ठीक है, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर ये पहुंची थी। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या नाम है इनका, इनका नाम है पैतोंग टार्न शिनवात्रा, ठीक है। तो ये नाम है इनका। तो ये सब इसमें बिम्स्टेक में शामिल हुए समिट में, यानी शिखर सम्मेलन में, और ये 4 अप्रैल को मुख्य तौर पर हुआ था, ठीक है। तो बिम्स्टेक जो है ना वो इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट फैसले भी किए गए हैं इस बार की मीटिंग में। जैसे बिजनेस को लेकर फैसला किया गया कि बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई है और हर साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। और इस रीजन में जो बिम्स्टेक रीजन है उसमें लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन पर उसकी फिजिबिलिटी को भी देखा जाएगा कि क्या हम लोकल करेंसी में कोई ऐसी करेंसी जैसे रुपया ही हो गया भारत का, तो क्या उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं आपस में। इसके अलावा क्या बात है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुई कि बिम्स्टेक कंट्री जो है ना अपनी ज़रूरत के अनुसार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रशासन में, शासन में और जनता में इसका यूज़ ज़्यादा हो सके, ठीक है। पेमेंट सिस्टम देख लीजिए, इंडिया का जो यूपीआई है उसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिम्स्टेक देशों के साथ बेहतर ढंग से होगी। और क्या बात है, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अभी जो भूकंप आया म्यांमार में 7.7 रिक्टर स्केल का, ठीक है, और उसके बाद उससे कम का, तो इतने बड़े पैमाने पर जो वहाँ तबाही हुई है, तो ऐसे में बिम्स्टेक जो देश हैं वहाँ पर एक मतलब बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया जाएगा जो कि डिजास्टर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सिक्योरिटी को भी लेकर भी बात हुई है कि इंडिया में पहली बार बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स की मीटिंग कराई जाएगी, ओके। स्पेस से रिलेटेड डिस्कशन हुआ और तय हुआ कि बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ पर मैन पावर ट्रेनिंग, नैनो सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्चिंग, रिमोट सेंसिंग डेटा, इन सब का यूज किया जाएगा भारत में, ठीक है। और दूसरे देशों में भी भारत मदद करेगा इसरो के ज़रिए। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की जाएगी। बोधि नाम का एक इनिशिएटिव है जिसको फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके तहत हर साल बिम्स्टेक देशों के 300 युवा जो है इंडिया आकर ट्रेनिंग लेंगे, ओके। इनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, इन सब के ज़रिए, ठीक है। किसानों के लिए भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा। ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर भी काम हुआ है कि बेंगलुरु में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर वहाँ स्थापित किया जाए। इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम किया जाए। मतलब कि इंटरकनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि तमाम जो बिम्स्टेक देश हैं वहाँ पर समुद्री केबल के जरिए बिजली सप्लाई आदान प्रदान की जाए,
ठीक, युवा सहभागिता पर बातचीत हुई है। इसके अलावा कि दोनों देश जो हैं, मतलब तमाम जो देश हैं वो सारे वो एक दूसरे के देशों में यंग प्रोफेशनल्स को आने जाने की छूट देंगे और वहाँ मतलब काम की आज़ादी होगी। ठीक है, इसके लिए स्पोर्ट्स को लेकर हुआ है कि इंडिया इस साल बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट होस्ट करेगा और ये तय हो गया है। ठीक है, इसके अलावा 2027 में पहला बिम्स्टेक गेम्स को भी आयोजन किया जाएगा, उसको होस्ट किया जाएगा। संस्कृति को लेकर भी हुआ है, म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होगा इंडिया में। ठीक है, कनेक्टिविटी को लेकर हुआ है कि मरीन ट्रांसपोर्ट सेंटर बनाया जाए जो कि आपस में कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं बिम्स्टेक को लेकर। ओके, तो बिम्स्टेक और इस बार जो समिट हुई है कहाँ, ये बैंकॉक में हुई है, थाईलैंड में हुई है। अच्छा, बिम्स्टेक के जो महासचिव है कौन है वो, तो इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और थाईलैंड में ये समिट हुई थी। थाईलैंड के सम्राट होते हैं कौन है, वजीरालोंगकॉर्न। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया आपको पैतोंगटार्न शिनावात्रा। मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है, थाई बहत चलती है। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और मुझे लगता है कि ये पसंद आ रहा होगा आपको, ये करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल लिया? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को मिला है अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर। जो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के एक तरह से पद को मतलब संचालित कर रहे हैं, तो उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार कर ली है। ओके, इससे पहले थाईलैंड अध्यक्षता, वहीं पर ये समिट हुई थी। तो अगली समिट जो है ना वो बांग्लादेश में होगी, क्योंकि वही अध्यक्ष अब 2 साल के लिए बन गया है बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया वो, और उस कानून का नाम क्या होगा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। तो इसमें क्या नए प्रावधान हैं? आंसर को उपरोक्त सभी। ठीक, ये सारे के सारे प्रावधान हैं। जैसे वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा, इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, दान की हुई संपत्ति ही वक्फ संपत्ति मानी जाएगी, विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा अन्य अदालतों में भी मुकदमा चल सकता है। तो ये सारे के सारे हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये नए कानून को लेकर हालांकि अदालत में याचिकाएं पहुंच चुकी हैं और उस पर सुनवाई भी होंगी। ओके, तो ये है जो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, उसका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसी में आप देख रहे हैं कि ये भारत का राजपत्र है, गजट। और इसमें आप देख रहे हैं द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो ये जो है ना वो एक्ट बन गया। अब ये लागू अभी नहीं हुआ है, लागू होगा जब इसकी नियमावली सरकार बना लेगी और फिर तब लागू हो जाएगा। ओके, वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का एक इस्लामिक परंपरा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से दान करता है। ठीक, और भारत में वक्फ प्रबंधन कैसे होता है था अब तक, तो वक्फ समितियों मतलब वक्फ संपत्तियों का जो प्रबंधन है वो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत होता था, जिसमें 2013 में संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो अब नया संशोधन हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है, उसमें किया गया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे क्या क्या इसमें है, तो वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन होगा, जिसे सेंट्रल वक्फ बोर्ड है या स्टेट वक्फ बोर्ड है, उसके ढांचे में बदलाव किया जाएगा। अपॉइंटमेंट, योग्यता, अनुभव, ये सब अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे डिजिटल रिकॉर्डिंग और GIS मैपिंग अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि नकली जो दावे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये वक्फी ज़मीन है या वक्फी नहीं है ज़मीन, तो सब ज़मीन को एक ID मिल सिस्टम में उसको शामिल किया जाएगा ताकि एक ID मिल जाए। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है जैसे विवाद समाधान तंत्र बना, विशेष वक्फ न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी, ट्रिब्यूनल, और ये जल्दी मामले निपटे। ओके, इसके अलावा संपत्ति सुरक्षा प्राधिकरण प्रावधान भी किया गया है, संपत्ति की सुरक्षा का कठोर दंड है। अच्छा, वक्फ संपत्तियों को लीज पर दे सकता है, उसके लिए स्पष्ट नियम बनेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द का संतुलन करने की इसमें कोशिश की गई, ये सब बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही।
अच्छा, इसमें कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस वक्फ में। और ऐसे अब क्या है कि उन्हीं संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा जो दान की गई हो उसके लिए, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें, अब ये भी है कि जो मुकदमे होंगे वो वक्फ ट्रिब्यूनल की जगह दूसरी जगह पर भी सुनवाई हो सकती है, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, अन्य ऊपरी कोर्ट में। अब तक ये होता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल वहीं पर सुनाई होती थी और माना जाता था कि वही आखिरी फैसला होता, लेकिन बाद में फिर हाई कोर्ट में भी मामले जाते थे। अभी भी करीब 30,000 के आसपास वक्फ के जो मुकदमे हैं वो हाई कोर्ट वगैरह में चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही, ठीक है। अच्छा, ये भी कहा गया है इसमें कि जब तक कि किसी ने प्रॉपर्टी को वक्फ में को दान न दी हो तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, इसके अलावा अन्य धर्म के 2 सदस्य नियुक्त होंगे, ठीक है। तो काफ़ी चर्चा में रहा है ये वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ कानून जो है ना वो मामला, ठीक है। हालांकि इसमें क्या है कि अब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि चूँकि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे तो इससे वक्फ की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में, यानी डीएम ऑफिस में। तो उन लोगों का कहना है कि ऐसे में सरकार का नियंत्रण इस पर बढ़ेगा और दखल जो है ना वो कम हो जाएगा बोर्ड का इस पर, ठीक है। तो ये वक्फ बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि मैंने आपको बताया आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास में किस जंगल के पेड़ों को काटने के का मामला काफ़ी चर्चा में रहा है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि वन को काटना नहीं है, पेड़ों को नहीं काटना है, ऐसा कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आंसर क्या होगा ये याद रखिएगा आप, कांचा गोची बोवली। क्या है? कांचा गोची बोवली, ठीक है। तो ये प्यारा भारत और ये तेलंगाना, यहीं पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ये है। ये जंगल हुआ करता था, काफ़ी कुछ इसको उजाड़ दिया गया है, काट दिए गए हैं। क्या है मामला? दरअसल क्या है कि तेलंगाना सरकार जो है ना वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब में ये कांची गोची बोवली वो क्षेत्र है, जंगल है, 400 एकड़ की ज़मीन है। तो उसको क्या किया सरकार ने, कह दिया कि हम आईटी पार्क को नीलाम करेंगे ताकि आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर आए और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। तो इसके विरोध में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब आ गए। उनकी दलील थी कि जंगल जो है ना वो काफ़ी घना है ज़मीन पर और अगर जंगल को ख़त्म किया जाता है, हटा दिया जाता है तो इससे न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे शहर का जो पर्यावरण है उस पर बुरा असर पड़ेगा। ये माना जाता है कि ये हैदराबाद का फेफड़ा है, यानी ये जो है ना वो साफ़ हवा देता है, ठीक है। तो अब देखिए कि अप्रैल की शुरुआत में अभी सरकार ने अचानक यहाँ जेसीबी भेज दिया और रातों रात जंगल की कटाई शुरू हुई। फिर विरोध हुआ और पूरे भारत में ये मामला पहुँचा। पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल चिंताएं भी हुई कि कांचा गोची बोवली क्षेत्र में करीब 237 पक्षी प्रजातियां हैं, भारतीय स्टार कछुआ है, चीतल हिरन है, भारतीय रॉक पाइथन है, माउंटेन लिजर्ड है। तो इस तरह की वन्य प्रजातियां पाई जाती हैं, मोर बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ऐसे में उनके जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये भूमि हैदराबाद के कुछ शहरी वनों में से एक है जो पर्यावरण संतुलन को रखने में सहायता करता है। तो इसके विरोध में जो बातचीत हुई, इसकी वजह से ना एक लहर पूरी भारत में फैली और फिर सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया छात्रों और पर्यावरणविदों के कहने पर और फिर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वहाँ पेड़ों की कटाई जारी रहती है तो जो अस्थायी जेल वहाँ की सरकार ने बनाया है प्रदर्शनकारियों के लिए, उसी जेल में चीफ सेक्रेटरी को हम डाल देंगे। मतलब पूरी जब इतनी सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर वहाँ पर ये कटिंग जो है ना वो बंद हुई। दरअसल ये सब कैसे हुआ? देखिए, तेलंगाना सरकार जो है ना कुछ परियोजनाओं के लिए यानी आईटी सेक्टर को देने के लिए जंगल की भूमि को नॉन फॉरेस्ट यूज़ में परिवर्तित कर दिया था और बिना
एनवायरमेंटल क्लियरेंस के यानी पर्यावरणीय मंजूरी के ये अतिक्रमण और पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया गया था, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, रेवंत रेड्डी है, और राजधानी क्या है, हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि कई सारे मोर के उड़ने की बात हो रही होगी, बहुत सारे तरह तरह के वीडियो देखने के। तो ज़्यादातर वीडियो जो मैंने देखा है ना, बहुत सारे वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ है। ठीक है। तो आप मतलब उस वीडियो को देखकर आपको समझना भी है कि असली वीडियो कौन सा है और नकली वीडियो कौन सा है। ठीक है। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिसमें मोर उड़ रहे हैं, वो उसके बाद जेसीबी के पास पूरी बड़े झुंड में मोर हैं या और जानवर हैं। ये ज़्यादातर जो है ना वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो क्रिएट किया हुआ। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ को किस तरीके से फैलाया जा रहा है, किस तरीके से मैसेज दिया जा रहा है। आप देखिए कि हैदराबाद में जो ये तो 400 एकड़ है, इसका 10 या 50 गुना कह लीजिए जो हसदेव जंगल है, आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक घराना है उसको ज़मीन दे दी गई, वहाँ से कोयला खनन के लिए, और वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। वहाँ तो और ज़्यादा जीव जानवर वहाँ रहते हैं, जो प्राकृतिक आवास है। तो लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। वो भी एक मामला है भारत में कि कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पेड़ की कटाई हो रही है। वहाँ तो वो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके रहन सहन और आजीविका पर प्रश्न खड़ा हो गया। तो ये पर्यावरण के कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे आयाम हैं। एक तरफ तेलंगाना का हमने देखा कि किस तरीके से चर्चा हुई है, दूसरी तरफ जो हसदेव जंगल है जहाँ पर लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और उसकी बात जो है मीडिया में पहुँच ही नहीं पा रही है। ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल भी इसमें गेम देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? स्वास्थ्य शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। ठीक है। तो ये है इस बार की थीम। विश्व स्वास्थ्य संगठन वो हर साल अपने स्थापना दिवस पर ये मनाता है, और WHO की यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना इसी दिन यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी स्थापना। WHO एक स्वायत्त संगठन है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। हालांकि अमेरिका इससे अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, काफ़ी चर्चा है इसकी भी। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी एक्स, जिसका नाम पहले ट्विटर हुआ करता था, उसने भारत के किस पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल कहा और मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है? आंसर का सहयोग पोर्टल। ये सहयोग पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी एक्स जो है ना, उसके निशाने पर ये पोर्टल है। अब ये पोर्टल है क्या, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, व्हाट इज़ सहयोग, इतनी ज़्यादा चर्चा हुई है कि ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेनर भी इस पर जारी किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 28 मार्च को कर्नाटका हाई कोर्ट को ये सूचित किया कि एक्स द्वारा यानी एलन मस्क की कंपनी के द्वारा भारत सरकार के सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सहयोग पोर्टल है क्या? देखिए, ये 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, और इसका उद्देश्य ये कि जो आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक सामग्री है उसको ब्लॉक करने का इसके ज़रिए आदेश दिया जाता है। ठीक है। इसका रख रखाव भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर करता है। तो इसमें क्या है कि तमाम जो सोशल मीडिया कंपनी है उनको यहाँ लॉगिन बनाना पड़ता है, आईडी बनाना पड़ता है, या उनको आईडी दिया जाता है और वहीं पर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये चीज़ें आप सोशल मीडिया से हटा दें। जैसे ट्विटर को निर्देश रहता है कि ये चीज़ें हटा दें। अब यही ट्विटर कह रहा है या कहीं एक्स कह रहा है कि ये सेंसरशिप है एक तरह से। ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसे अभी हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, तो उन्होंने कहा था 26 मार्च को राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान कि सहयोग पोर्टल के द्वारा जो है 3,900 से अधिक स्काइप आईडी, 83,000 से अधिक व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक किया गया,
और ये सब डिजिटल अरेस्ट के मामले के थे। लेकिन एक्स का कहना है कि इसके बहाने बहुत सेंसरशिप की भी कोशिशें हो रही हैं ताकि सरकार जो है ना अपने विरोध में जो भी स्वर हैं उसको दबा सके। ठीक है, एक मैसेज एक तरह से एक्स का ये कहना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने एक्स के इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि ये जो आरोप है ये गलत है। ठीक है, ये कानूनी तरीके से ये सब काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में इस पर बताया है, इसलिए मैंने ये सब भी बताया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया 4 अप्रैल 2025 को। तो उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? आंसर होगा 2015। ये कल भी मैंने प्रश्न लिया था, लेकिन वो दरअसल एक न्यूज़पेपर में गलत छपा, 2016 था, तो इसलिए वो 16 मैंने बता दिया था। एक्चुअल में ये आंसर होगा 2015। ठीक है, तो मनोज कुमार वो 87 ईयर के थे, 87 ईयर के थे और काफ़ी समय से बीमार थे, लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। कई फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं, जैसे उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा मकान, काफ़ी कामयाब फिल्में उनकी रही हैं। मनोज कुमार का जो असली नाम था वो हरि कृष्ण गोस्वामी था और दिलीप कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया था। ठीक है, तो उनको अवार्ड मिला था 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 1992 में पद्मश्री अवार्ड उनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बोध गया, वो भी चर्चा में। बोध गया में महाबोधि महाविहार को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त करने और किस अधिनियम को रद्द करने की मांग को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन किया है वहाँ पर? आंसर होगा बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, BGTA इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन हो रहा है और द हिंदू ने इस पर काफ़ी डिटेल में ये प्रकाशित किए हैं खबरें। क्या है मामला? बौद्ध जो है ना वो पिछले 2 महीने से बोध गया के महाबोधि महाविहार में आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ब्राह्मण पंडे हैं उनसे मुक्त कराया जाए इस क्षेत्र को, उस मंदिर को। इन लोगों की मांग है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तो उसका पूरा प्रबंधन जो है ना, मैनेजमेंट, वो बौद्ध बोर्ड को के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, मंदिर में हाल में जो हिंदू धार्मिक प्रतिष्ठान है वो ज़्यादा बढ़े हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है, ऐसा इनका कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं उनका। ठीक है, और मंदिर प्रबंधन बोर्ड में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अधिक है और जो ये ठीक नहीं है। उनका ये कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के विरुद्ध है, जो धर्म चुनने, उसके पालन करने और उसके मानने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, तो उनका कहना है कि इस जगह पर हिंदू लोग जो हैं वो अपने जो धार्मिक कार्य है वो करते हैं, तो वो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसी के विरोध में वहाँ पर काफ़ी वक्त से, करीब 2 महीने से आंदोलन चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग को ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। ओके, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको बताऊं कि UPSI उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आ रही है उसके लिए बैच लॉन्च कर दिया हम लोगों ने। क्लासेस जल्द शुरू होने वाली है, डेमो क्लास अवेलेबल है, शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और देखिए। और हाँ, जिन लोगों ने मेंबरशिप प्लान नहीं लिया है करंट अफेयर्स का, बहुत मामूली सा प्राइस है, तो ले सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।